बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज शामिल करेंगे। आपको बताएं कि बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा अरसद रुकनी वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और सदर आज आएंगे। अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है। देखिए कि इससे मईशत में कितनी बेहतरी आ सकती है। और उसके साथ ही साथ शाहीन पहले वनडे मैच में ढेर पाकिस्तानी बैटर्स ने लुटिया ही डबो दी। यहाँ नाउमीदी का ये सफ़र जारी है। तवक्को की जा रही थी कि जिम्बाब्वे जाने के बाद, जो कि कदरे ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा आसान हरीफ था, अपनी खोई पोजीशन को बहाल किया जाएगा, लेकिन नाकामियों का सिलसिला जारी है। वजूहात क्या है जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बात होगी इंटरनेट की सुस्त रवि की, जिससे फ्रीलांसर्स नाउम्मीद होना शुरू हो चुके हैं। कभी फायरवॉल का मसला है तो कभी VPN और कभी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, जिसकी वजह से जो कमिटमेंट्स हैं फ्रीलांसर्स की वो भी मुतासर हो रही हैं। पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, IT इंडस्ट्री को इससे मुतासर किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन की, और ये कोशिश करेंगे कि इस दिन को मनाए जाने का मकसद क्या है और इसका ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। और फिर आखिर में बात होगी कि वालिदैन अपने बच्चों का कद कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके अच्छी रूटीन के साथ और कुछ इक़दामात हैं जो कि आज के प्रोग्राम में आपके साथ एक्सपर्ट्स की राय के साथ शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी नशोनुमा को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आगाज़ में जिक्र कर लेते हैं, जिसका इशाल आपने भी बताया हमारे नाज़रीन को, कि पाकिस्तान की तरफ दुनिया की तवज्जो मरकूज़ हो रही है और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सऊदी अरब के बाद अब बेलारूस का वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा है और अरसद रुकनी ये वफ़द है। आज बेलारूस के प्रेसिडेंट भी पहुँचेंगे और तवक्को ये की जा रही है कि एक बड़ी सरमायाकारी होगी। दोनों ममालिक के दरमियान जो रवाबित हैं उसमें इस्तेकाम आएगा और उसमें कुर्बतें बढ़ेंगी। और इसके बाद फिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि माशी आशारिये तो बेहतर हो रहे हैं और अवाम शिद्दत से मुंतज़िर हैं कि अब इसके असरात हम तक भी पहुँचे, यानी कि आम आवाम तक भी पहुँचे। तो उसके लिए हुकूमत तो बहरहाल कोशा है। बिल्कुल जी, हुकूमत कोशा है। इससे पहले सऊदी अरब का जब वफ़द आया था तो भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी सऊदी अरब के वफ़द से, और अब बेलारूस का वफ़द जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में पहुँच चुका है। तो पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान जो अहम मुआहदे हैं उन पर दस्तखत किए जाएंगे। अहम जो करारदादें उन पर जो दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे इन मुलाकातों में तिजारत है, सरमायाकारी है, बाहमी ताउन है और इस तरह की जो तमाम यादाश्तें उन पर भी दस्तखत किए जाएंगे। और आलमी सूरत हाल जो खित्ते की है उस पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। इलाही साहब माहिर आलमी उमूर, हम उनसे रब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस दौरे के जो समरात हैं वो कितने दुरुस्त होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले सऊदी अरब का वफ़द आया, फिर SCO समिट के मौके पे भी काफ़ी मुलाकातें हुई, काफ़ी मुआहदे हुए मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के साथ। बेलारूस का वफ़द है अरसद रुकनी और उनके सदर भी आज पहुँच रहे हैं। कितना मस्बत है ये दौरा और हमारी मईशत के लिए कितना साजगार साबित हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बेलारूस जो है पाकिस्तान में एक लेस नोन कंट्री है, लेकिन लोगों को ये जानना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क है बेलारूस जो कि जोग्राफिकली इट्स इन द हार्ट ऑफ यूरोप, और ये यूरोप और एशिया में एक जो ट्रांसिट है ट्रेड की, उसके लिए बहुत अहम मुल्क है। हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो हैं जब से ये बना है 90s में, जब ये USSR डिसमेंटल हुआ और बेलारूस जो है का वजूद आया, तो तब से हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। दोनों मुल्कों के एम्बेसडर्स हैं एक दूसरे के ममालिक में। का ये है कि एक तो ये रशिया के नेबर होने के साथ साथ उनके बहुत करीब है सिक्योरिटी और मिलिटरीली। पाकिस्तान के लिए अहम कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बहुत अच्छी है रूस की, और यहाँ पे उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग है और IT स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान इन तीन एरियाज में, एक तो ये जहाँ तक मईशत की बात है, हम ट्रेड और इकोनॉमी में इनसे MOU के एग्रीमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह, जिसका हमें बहुत फायदा होगा। और वहाँ के लोग दे आर हाईली यानी स्टेम एजुकेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में हाईली एजुकेटेड। हमारे जो है उसमें भी एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स हो सकता है। अब तीसरी बात ये है कि हमें डिप्लोमेटिकली बड़ा फायदा होगा। हम आदि हैं टू पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, लेकिन हमने डाइवर्सिफिकेशन रखी है, तो एक फर्दर डाइवर्सिफिकेशन है, खास तौर पे इस मौके पे जब ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन रहे हैं अमेरिका के। तो हम सिर्फ ये नहीं उन्हीं के मरहूने मिन्नत रहेंगे, दुनिया के बहुत ममालिक खास तौर के हमारे अपने
डॉक्टर साहब, आपने ट्रंप की बात की है कि वो अब सदारत क्योंकि संभालने लगा है अमेरिका की, और जंग बंदी की बात बड़ी बार की गई है। क्या आप समझते हैं कि बेलारूस के वक्त के साथ भी कोई इस तरह की गुफ्तगू हो सकती है, कोई पेशरफ्त हो सकती है, कुछ इकदाम हम कर सकते हैं, और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल हमें दरपेश है उस हवाले से भी कोई इकदाम हो सकते हैं, और मईशत में क्या समझते हैं कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है बेलारूस के वक्त के यहाँ पर होने से? जी, पहली आपने ये बड़ा अच्छी ये सवाल किया या बात की है, क्योंकि जो बेलारूस है वो रशिया का पार्टनर है सिक्योरिटी और मिलिट्री में। इवन इसकी जो लैंड यूज होती रही है फॉर एक्सेस टू यूक्रेन, तो इस मामले में पाकिस्तान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है कि यहाँ पे अगर अमन की बात हो, जाहिर है कि कोई भी जंग नहीं चाहता। इवन आने वाले प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो भी वॉर के अगेंस्ट है। पुतिन ने भी ये इशारे दिए हैं। तो पाकिस्तान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है, जो हमेशा पाकिस्तान करता रहा है अमेरिका में और चाइना के और इन इलाके के कंट्रीज के साथ। तो मेरे ख्याल है एक तो ये पहलू ये बहुत अहम है, इसमें पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये भी कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कितनी मौसर देख रहे हैं? इससे पहले हमने देखा एससीओ समिट के मौके पे सरबराह मुमलिकत की तरफ से मुख्तलिफ मुआहदे भी किए गए। सऊदी अरब का एक बड़ा वफ्द आया, अभी ये बेलारूस का वफ्द आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि हम सही समत में आगे बढ़ रहे हैं, और ये कितनी बड़ी नाकामी है उन ममालिक की, खासकर हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमें सिफारती तौर पर तनहा करने के लिए कोशिशें करता रहा है? मैं समझता हूँ बहुत ही मतवाजन और मुस्बत जो है फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी हमने इख्तियार की है। देखिए, हम सिर्फ एक ही चीज़ पे कई दफ़ा बैंक करते थे कि अफगानिस्तान था, वहाँ पे ज़रूरत है हमारी, हम उससे हटके अब हमारी ज़रूरत होगी पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली या ट्रेड एंड इकोनॉमी के हवाले से भी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही पेशरफ्त जो हमने की है चारों तरफ, वो बहुत अच्छी है, अप्रोच बहुत अच्छी है। और ये जो मुल्क के अंदर एक छोटी सी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, आपस में सारे स्टेक होल्डर्स का, सब सियासी जमातों का एक पेश पे होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर माहौल साजगार होगा तभी इन्वेस्टर्स दिलचस्पी का इजहार करेंगे। देखिए, जिन ममालिक ने तरक्की की, क्योंकि बेलारूस की बात हो रही है, बेलारूस का ही आप देख लें, साल से ये खुद अलेक्जेंडर जो है प्रेसिडेंट है वहाँ पे, अगरचे वहाँ पार्लियामेंट वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन एक ऐसा है जहाँ पे लिमिटेड आपको फ्रीडम मिलती है, अथॉरिटेरियन भी है। उससे ये है कि आप कहीं भी आप उनका एनालिसिस देखें तो दे आर पॉलिटिकली स्टेबल, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री और बाकी सेक्टर्स हैं वो स्टेबल हैं। तो हमें भी कोई फॉलो करना पड़ेगा रूल्स को, रेगुलेशंस को, तरीक़ेकार को। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सब कुछ नहीं छोड़ सकते कि अगर यहाँ पे हर वक्त एहतजाज होते रहे और यहाँ पे इस तरह की बदअमनी, कौन यहाँ पे इंटरनली लोग परेशान हो जाते हैं। आज भी आप देखिए कि अगरचे लाहौर में मैं देख रहा हूँ कि तमाम रोड्स खुली हैं, लेकिन एक खदशात तो हैं लोगों को कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करना पड़ेगा स्ट्रांगली और विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो कौन से आप शोबे समझ रहे हैं कि जिनके अंदर सरमायाकारी की उम्मीद है अभी बेलारूस के वक्त के आने के बाद जो फ्लरिश करेंगे मजीद? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से शोबे आप समझते हैं कि बेलारूस के आने के बाद जिनमें सरमायाकारी की जा सकती है, जिनको मजीद बेहतर किया जा सकता है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा तो इसमें ये है क्योंकि उनकी अपनी आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान में भी बहुत पोटेंशियल है, तो उस पर करना चाहिए। दूसरा, उनकी अपनी जो इंडस्ट्रियल बेस अच्छी है, तो वो यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर लेबर यहाँ पे उनको चीपर लेबर मिल जाए। और तो मेरा ख्याल है कि ये 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारी खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हम उसके ऊपर अब बहुत कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की। तो उनका भी एग्रीकल्चर सेक्टर, क्रॉप जो है, मीट है, डेयरी है, वो वहाँ बहुत स्ट्रांग है।
तो मेरा ख्याल है कि बहुत एवेन्यूज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन चीज़ों को आसान करना कितना ज़रूरी है? यकीनी तौर पे बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान कोशा है, खारजा पॉलिसी में भी बेहतरी आई है, लेकिन जिस तरह आपने IT के शोबे का जिक्र किया तो आए दिन इंटरनेट की बंदिश होती है, VPN के मसाइल, फायरवॉल के मसाइल, इसी तरह से ऑपरेशंस को मुश्किल किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, और इसकी वजह से भी घबराते हैं इन्वेस्टर्स, लोकल हों या इंटरनेशनल हों। तो इन चीज़ों को, पॉलिसीज़ को सपोर्टिव बनाना कितना ज़रूरी है? ये देखिए, पहली बात तो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टर आना चाहें तो उनको इजीली अंडर वन रूफ सब चीज़ें आप मुहैया। पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया भी है। ये इंटरनेट एक इशू चल रहा है जो मेरा ख्याल है कि इसको जल्दी इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि आप उसके रूल्स बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं। इट शुड बी रेगुलेटेड। तो रेगुलेट हो जाए तो फिर किसी को जरूरत नहीं होगी कि इसको मिसयूज या अब्यूज करे। जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न अब्यूज हो रही है इसकी या मिसयूज हो रही है, तो उसके लिए कानून बन जाए और उसको इम्प्लीमेंट करें। बाकी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, आप देखें अभी नए जो लॉज है UK के, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के स्ट्रिंजेंट लॉज है। एक एक दिन में उन्होंने थाउजेंड्स जो है पोस्ट डिलीट कर देते हैं विद वन ऑर्डर, फाइन्स। तो यहाँ पे भी रेगुलेट करना पड़ेगा। बंद करना जो है दैट इज ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि इस वक्त सरमायाकारी आ रही है, दीगर ममालिक के वफ़द जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, आपने कहा कि पॉलिसीज़ अच्छी हो रही हैं, ज़ाहिर है आप कौन सा फैक्टर सबसे अहम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इक़दामात किए हैं जिसकी बदौलत जो पाकिस्तान का इमेज है वो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के ऊपर बड़ा मुस्बत जा रहा है और लोग इस पर यकीन करने लगे हैं और पाकिस्तान आने लगे हैं? क्योंकि हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर उस तरह की स्टेबिलिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर हम पॉलिटिकली भी देखें, लेकिन इसके बावजूद जो दीगर ममालिक हैं वो यकीन करने लगे हैं और आने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एक जो आपको स्लाइड आप जा रही थी ना, जो डाउनवर्ड स्लाइड थी, आप देख रहे हैं कि वो रुक गई। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, उसका रेट, इन्फ्लेशन का, महंगाई की बात नहीं कर रहा मैं, इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूँ, उसकी हुई है। आपकी जो बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बेहतर होना शुरू हुए हैं, जैसे फ्लाइट ऑफ कैपिटल थी वो। दूसरा ये था आपका डॉलर डेली जंप कर रहा था, वो रुक के कुछ रिसीट भी कर गया। तो ये चंद फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे आपका बैंकों का इंटरेस्ट रेट आप कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे आए। तो ये चीजें जो है तो ये सामने आ रही हैं, और खुद भी आपकी डिप्लोमेसी और बहल हुकूमत की एक्टिविटी ऐसी है, तमाम ममालिक को एतमाद में ले रहे हैं और उनको पता है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल, दो फाइन ट्यून की जाए तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। तो इसलिए मैंने लोग इधर आना चाहेंगे। आप उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में ठीक होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये इंटरनेट, 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक साजगार माहौल पैदा किया जा सके ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से अभी एतमाद बहाल हो रहा है पूरी दुनिया पर पाकिस्तान के हवाले से, तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतरी आएगी और ममालिक के साथ अपनी शराकतदारी, ट्रेड को बढ़ाया जाएगा ताकि अल्टीमेटली IMF के चुंगल से, कर्ज लेने से हमारा जो एक मसाइल का एक अंबार है हमारे सामने, हमारे बिजली के बिलों की सूरत में हो या टैक्सेस की सूरत में हो, इससे हमारी जान छूट सके। अभी मेरा बच्चा कर्जे में डूबा हुआ है इसकी वजह से, तो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, मैशत में बेहतरी आएगी। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक रिसर्च जो है वो, रिसर्च नहीं, एक ज़बरदस्त आर्ट का नमूना फरोख्त हुआ है और जुनैद ने इसके ऊपर जो है वो कुछ $1 मिलियन में ये नीलामी हुई है। आप देख के हैरान हो जाएंगे। और ये है जनाब वो केला जिसकी एक आम आप रेडी वाले से या बाजार से जाके लेंगे तो शायद आपको, अच्छा जुनैद, इसमें खास बात क्या थी? 100-150 में एक दर्जन मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये आर्ट का नमूना है, इसलिए इसकी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी 1 अरब 40 करोड़ से जायद मालियत में ये फरोख्त हुआ है। मैं यही सुनकर हैरान हूँ। न्यूयॉर्क में एक केला जो है वो $60,20,000 में फरोख्त हुआ है, तो उसकी वजह क्या थी? ऐसी क्या खसूसियात? तालिबी फनकार हैं जी, माओ रेजो कतलान, जिनका ये फनपारा है, $6.2 मिलियन
मिलियन में फ़रोख्त हो चुका है और ये फनपारा कोई तारीख़ी ऑयल पेंटिंग, फोटोग्राफी या कोई मुनफरिद मुजस्मा नहीं है, बल्कि ताज़ा फल यानी कि केला है जिसे टेप के साथ दीवार पर चिपकाया गया। और मज़े की बात पता है कि विशाल, ये जो आर्टिस्ट हैं ये कहते हैं कि जो भी खरीदने वाला होगा ये उसकी जिम्मेदारी है कि खरीदने के बाद जब ये केला गलने सड़ने लगे तो इस केले को तब्दील कर लें, मतलब जबरदस्त लेवल चेक करें। और वो खरीदने वाला ये चीनी नजात है जी, क्रिप्टो करेंसी की कारोबारी और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं ये जस्टिन सन, जिन्होंने बोली जीती है। और वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं है बल्कि ये एक सकाफती रुझान की नुमाइंदगी करता है जो आर्ट, मीम्स या माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम और क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी की दुनिया को जोड़ता है। मतलब अच्छा, मतलब इनके मसले ही और हैं, बाहर है, प्रायोरिटीज इनकी तरजीहात ही और हैं यहाँ और जुनैद को ये बहुत पसंद आया था कि रोटी इतना खाने महंगा केला के पास आप किसी काम आ जाते तो अच्छा नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन आर्ट का नमूना है, फनपारा है। और अच्छा, यहाँ आपने कोई ऐसी हरकत करेगा ना तो उसको पहले तो पागल समझा जाएगा। सही बात है, उसको अगर वो आवाम के हत्थे चढ़ गया तो फिर उसको मार मार के उसकी दुर्गत बना दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बोली लगी है। और ये थी सूरत नाज़रीन एक आर्ट के नमूने की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप सर्च केस के बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। हाजी, वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर। टीम तो बदली है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं बदली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में मौजूद है वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए, और वनडे सीरीज़ के पहले ही मैच के अंदर इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। बलाएवो में खेला गया मैच जिसमें पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर मेज़बान टीम को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तानी बॉलर्स ने कप्तान का पहले फील्डिंग करने का फैसला दुरुस्त साबित किया। और जिम्बाब्वे की टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हो गई थी। सलमान आगा और फैसल अकरम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ ने भी एक विकेट हासिल की है। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जो आधी टीम थी 49 रन पर ही ढेर हो गई। बड़ा अच्छा खेल जो है वो अपनी तरफ से उन्होंने पेश किया है। बारिश के बायस जो खेल है वो रुकने पर 6 विकेटों के नुकसान पर 60 रन बना पाए थे। तो हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सती, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद नजीब साहब आपको। अहमद, इस हवाले से थोड़ी सी हम तनकीद तो करते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। इस बार टीम भी बदली, मौका दिया गया, नए प्लेयर्स भी शामिल किए गए, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी वही रही है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, उसमें वजह ये है कि स्क्वाड ही गलत था। जब ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था तो उस वक्त भी बात हो रही थी कि जो बहुत ही ये सिलेक्शन है इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। अब आप देखें कि इसमें T20 के स्क्वाड में वनडे के प्लेयर ज्यादा थे और वनडे के प्लेयर स्क्वाड में T20 के प्लेयर ज्यादा थे। जैसे मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक के बेस्ट प्लेयर हैं, जो स्पिन को खासतौर पर अच्छा खेलते हैं, वो तो है ही नहीं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कासिम अकरम है, वो वनडे क्रिकेट को ज्यादा सूटेड प्लेयर है, वो T20 स्क्वाड में पाकिस्तान ने डाला हुआ है। उमैर बिन यूसुफ भी, उसकी गेम वनडे की क्रिकेट की तरफ ज्यादा है, वो T20 के स्क्वाड में डाला हुआ है। उसके बाद तैयब ताहिर आपके पास स्क्वाड में मौजूद है, जो पाकिस्तान में शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन खेलने का सबसे बेस्ट प्लेयर और जिम्बाब्वे में बॉल स्पिन होता है, और उनको उन्होंने प्लेइंग 11 में चांस नहीं दिया। हमारे पता नहीं प्लेयर को क्यों उसकी गेम को अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसे इरफान न्यासी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, हो सकता है अगले मैच में अच्छा भी खेले, लेकिन वो अच्छी विकेट्स पे, फास्ट बॉलिंग पे ज्यादा अच्छा प्लेयर है। जो उसका नंबर है बैटिंग का, वो तो ऐसे नंबर पे आ रहा है जहां पे उसको शायद ज्यादा जो है वो यहाँ पर जिम्बाब्वे में स्पिनर को फास्ट को फेस करना पड़ेगा और यहाँ बॉल टर्न होता है। तो मेरा ख्याल है कि पहले वनडे में इनको कंडीशंस को इन्होंने सही से एसेस नहीं किया। हालांकि कौन सा ये जिम्बाब्वे पहली बार जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है अमर के एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है? वही बात जो इशाल कर रही थी कि बड़ी तनकीद होती है कि जी आप नए लड़कों को आजमाते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रिवायती जो एक आसान हरीफ है कंपैरेटिवली, उसके सामने अपने नए लड़कों को आजमाया जाए, लेकिन वो जो एक तजुर्बा था वो गलत साबित हो गया। कुछ ऐसा मामला तो नहीं हो गया? देखिए, मैं बताऊं, जिम्बाब्वे आसान हरीफ नहीं है। जिम्बाब्वे के पास हमेशा बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, सिर्फ ये होता है कि उनको एक्सपोजर क्रिकेट का इतना नहीं मिलता। मुझे 90 की दहाई याद है, जिम्बाब्वे वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम होती थी, बड़ी बड़ी टीमों को हराती थी। अब भी उनके प्लेयर बहुत अच्छे, आप देखें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं।
आप शॉन विलियम्स को देखें, वो पिछले 20 साल से 15-18 साल से ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है। और क्रेग अर्विन को देखें, पिछले 13-14 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। सिकंदर रजा पाकिस्तानी सियालकोटी लड़का है, उधर की सारी क्रिकेट खेला है, वो 10 साल हो गए उससे ज्यादा हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए। मुजा रब्बानी इतना मुश्किल बॉलर है, वो 6 फुट 7 इंच उसकी हाइट है। एंगराबा बहुत लंबा हाइट का बॉलर है। फिर तो जो कंडीशन फिर वजह क्या समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता लेकिन बैटिंग के लिए दावत दे दी दूसरी टीम को, तो क्या समझते हैं बैटिंग पहले ना करना, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि टीम को परफॉर्म ही नहीं जिन्होंने करने दिया? देखिए, टॉस जीत के तो इस पे बात हो सकती है कि टॉस जीत के पहले शुरू में थोड़ा मॉइस्चर होता है, कि आपने थोड़ा बाउंस अच्छा था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में स्पिन बॉल ज्यादा होना शुरू हो गया था। लेकिन तो देखिए, कोई ना कोई तो चीज आएगी ना। शायद हम बैटिंग करते तो मूवमेंट ही, तो हम फास्ट बॉलिंग पे आउट होना शुरू हो जाते हैं। उनके पास 2 खतरनाक फास्ट बॉलर हैं ऊपर से। बात यह है कि आपकी टीम ठीक नहीं है। एक तो ये चीज है कि आपकी टीम को ठीक नहीं है, दूसरा आपके स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। देखिए, आपके प्लेयर ने शुरू में जाके स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। जिम्बाब्वे एक थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे स्लो विकेट्स होती हैं। यहाँ बाउंस होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, बाउंस है लेकिन थोड़ा स्लो बाउंस होता है, पिच स्लो है। फिर स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आते साथ स्ट्रोक नहीं लगते जिम्बाब्वे में। इधर थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ता है एज अ बैट्समैन। यूं ही आप सेट होते हैं ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका स्ट्राइक रेट बढ़ता है। आप जब पिच की पेस से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी अहमद, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं और स्ट्रेटजी में क्या तब्दीली लानी चाहिए इस जीत को बदलने में, इस हार को जीत में बदलने में? जी, जो मेरे हिसाब से 2 तब्दीलियां अगले मैच में होनी चाहिए। एक तो ये कि आपको एक जेन्युइन स्पिनर और खिलाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि स्पिनर का रोल ज्यादा होता है जिम्बाब्वे में। वो एक अबरार अहमद स्क्वाड में मौजूद है, उनको खिलाइए। अकरम ने अच्छी बॉलिंग की थी पहले मैच में। और उसके साथ ये है कि तैयब ताहिर स्क्वाड में मौजूद है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ही चॉइस है कि इरफान खान नियाजी की जगह वो आ सकते हैं। तो उनको उनको शामिल करें आप स्क्वाड के अंदर, ताकि जो आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर हो। या फिर कामरान गुलाम की जगह उनको शामिल करें, जो भी आप करना चाहते हैं, या कामरान बिल्कुल गुलाम ठीक की है। जगह शामिल करें, या तो ताकि आपकी थोड़ा कॉम्बिनेशन बेहतर हो, स्पिन खेलने वाले भी बेहतर हो और स्पिनर भी, स्पिन अटैक भी बेहतर हो। तो अहमद, आप क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि दाखिली और खारजी सतह पर पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, तो वो उसमें मसरूफ़ हैं, इस वजह से वो क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे पा रहे, भाग दौड़ जो है वो नहीं सही तरीके से संभाल पा रहे, ये वजूहात हो सकती हैं? देखिए, ये तो पीसीबी चेयरमैन का काम ही नहीं है ना। ये तो अभी देखिए, दौरे पर गए हुए मैनेजमेंट का काम है, जो वहां पर मैनेजमेंट मौजूद है, जिसमें कोच होता है, आपका कप्तान होता है, या जिसने टीम सेलेक्ट की आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है। तो ये तो उनके देखने के काम है ना। वहां अगर वो काम ठीक नहीं करेंगे, तो फिर मोहसिन नकवी साहब के कोर्ट में बॉल जाएगी कि चीजों को देखना है। तो खैर, मेरा ख्याल ये, देखिए, हमारी जो टीम है वो शुरू से स्ट्रगल कर रही है। जिम्बाब्वे में आप जीते या हारे, हम शुरू में तंग होते हैं, जाके पहले मैचेस में जाके काफी तंग होते हैं। खैर, ये तो स्क्वाड ही काफी कमजोर है वो एक रोजा का। लेकिन जिम्बाब्वे में हम कोई बहुत पिछले को 8-10 सालों से वन साइडेड नहीं जीतते रहे। हम जिम्बाब्वे में बहुत फंस के हार करते रहे। इवन मिसबाह उल हक साहब की कप्तानी में हम तो टेस्ट मैच भी हार गए थे जिम्बाब्वे में। तो जिम्बाब्वे ने हमें टफ टाइम दिया घर में हमेशा ही, पिछले 10 सालों में, कम से कम 10-12 साल। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको सही तरह से यूटिलाइज करके, क्योंकि अब ये इम्तिहान तो रिजवान की कप्तानी का भी है, बेहतर यूटिलाइज किया जा सकता है, गो कि आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन ठीक नहीं है? जी, उसमें ये है कि देखिए, एक तो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा समझना होगा कि जैसे फास्ट बॉलिंग में मैंने देखा कि शॉर्ट पिच बॉलिंग बहुत हुई ना। ये है कि इनको ऑस्ट्रेलिया से जो कभी खेल के आ रहे हैं, वहाँ बाउंस के साथ तेज विकेटें होती हैं, तो इनको वो बाउंस की आदत है। हसनैन भी बहुत शॉर्ट ऑफ द पिच बॉलिंग कर रहे थे। हारिस ने भी थोड़ा पीछे करने की कोशिश की। आमिर जमाल की लेंथ भी थोड़ी सी पीछे है। ये जिम्बाब्वे जो है ना, यहाँ पर बैट्समैन के पास थोड़ा बाउंसर खेलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, स्पेशली जब गेंद पुराना हो जाता है ना। तो यहाँ पे बाउंसर शायद, ऑड बाउंसर तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग करेंगे तो शायद आपको पुल लगना शुरू हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा गुड लेंथ के ऊपर आना पड़ेगा, लेंथ को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा यहाँ पे बैट्समैन को टेस्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग जो है वो, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, तो उनको बेहतर आइडिया है। फिर पिच स्लोअर साइड पर है, तो थोड़ी लेंथ को भी इंप्रूव करना पड़ेगा और थोड़ी स्ट्रेटजी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, और बैट्समैन को अपने आप को टाइम देना पड़ेगा इन पिचेस के ऊपर। ये ट्रिकी हमें पिचेस प्लेयर्स को भी टाइम देना पड़ेगा और गेम को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और सीरियस होकर खेलना पड़ेगा हमारे खिलाड़ियों को, ताकि हो सके। बहुत शुक्रिया, अहमद नजीब सती साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भी क्रिकेट की दुनिया में अहम संग मील अबूर कर लिया है।
स्टार बैटर ने सेंचुरियों की सेंचुरियां बनाई हैं। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर उनके मद्दाह बहुत बड़ी तादाद में है और एक अच्छे लेजेंडरी बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली ने यह संग मील इतवार को पर्थ टेस्ट की तीसरी इनिंग में अबूर किया है और वो सेंचुरी बनाने वाले 100 दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उसमें से 37वें प्लेयर बन चुके हैं। बिल्कुल जी, भारत के बल्लेबाज जो हैं वो 100 सेंचुरियां बनाने वाले इस वक्त विराट कोहली वाहिद मुतहरिक क्रिकेटर हैं जो आखिरी मरतबा 100 सेंचुरियों का संग मील श्रीलंका के कुमार संगाकारा ने ये अबूर किया था और अब जो है वो इन्होंने हासिल कर लिया है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिन पर बात होना बाकी है। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको बताएंगे एक वाकया जो भारत में पेश आया। रियासत उत्तर प्रदेश में भारत में गूगल मैप के बताए गए रास्ते पर सफ़र करने वाली गाड़ी जो है वो ज़ेरे तामीर पुल से गिरने से तकरीबन 3 अफराद बताया जा रहा है कि हलाक हो गए हैं और ये भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है। फरीदपुर कस्बे की तरफ जाती हुई गाड़ी बरेली में राम गंगा नदी में जी हाँ, ये वैसे लम्हा फ़िक्री है और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया के लिए कि आप इस तरह से जो गैर तामीर शुदा पुल होते हैं उनको अगर आप बगैर किसी साइन बोर्ड्स के रुकावटों के खुला छोड़ देंगे तो फिर वो इसी तरह के वाक़यात उसका नतीजा बनते हैं और लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। साथ में गूगल मैप्स के ऊपर भी हमें ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो है तो आपकी आसानी के लिए। अक्सर औक़ात आप गूगल मैप को फॉलो करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से आपको बहुत से मसाइल का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ज़रा मकामी लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, मुआवनत ले सकते हैं, अपनी सेंस का इस्तेमाल करें और स्पीड कंट्रोल में रखें ताकि इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश ना हो। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, की नाअहली भी थी जो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से हादसात जो है पेश आते हैं। एक तो गवर्नमेंट की नाअहली थी जहाँ पर उन्होंने अगर रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई थी, अभी मुकम्मल नहीं थी, तो उस पुल के ऊपर, उस ब्रिज के ऊपर उन्हें कोई साइन लगाना चाहिए था, लाइट्स या कोई भी इंडिकेशन देना चाहिए था कि जिससे पता चलता कि ये अभी नामुकम्मल है, आगे नहीं जाया जा सकता। और इसके साथ साथ हमें गूगल मैप, जिस तरह से जुनेद भी कह रहे हैं कि इंटरनेट पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें और सोच समझ कर कुछ अपनी अकल का आगे बढ़ते हैं। और गूगल मैप की बात हो रही है तो वो चलता है इंटरनेट से और इंटरनेट का फुकदान यहाँ पे एक अरसा दराज से चल रहा है। कभी फायरवॉल का मसला है, कभी VPN का मसला है, कभी इंटरनेट वैसे ही सुस्त रवैये का शिकार है। तो एक आम यूज़र तो उससे परेशान है ही, उससे तो मसाइल का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी मुश्किलात और परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है। वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ तुफैल अहमद खान है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। तुफैल अहमद साहब, पहले यही जानना चाहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त VPN की बंदिश से या इंटरनेट के स्लो होने से फ्रीलांसर्स को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और जैसा आपने बताया कि देखें, लोग इंटरनेट के बगैर यहाँ पे सिर्फ फ्रीलांस IT कंपनीज ही नहीं बल्कि आप, मैं और दुनिया में, पाकिस्तान में जितने और इदारे हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हो या ना हो, चाहे वो ई-कॉमर्स का काम करता हो, सबका दारोमदार इंटरनेट पर है। और हम सबकी एक राय है, इवन के जो आपके इदारे हैं इससे जुड़े हुए, वो भी ये नहीं चाहते कि इंटरनेट बंद हो और इससे ऑब्वियसली नुकसान तो बहुत होता है। और इंटरनेट की, अब जहाँ तक VPN की आजकल आपको पता चल रहा होगा जी, VPN, तो इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मेरी खुद भी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे खुद मेरी डायरेक्टली मीटिंग भी हुई है। तो VPN जो इल्लीगल है, VPN वो बंद किए जाएंगे 30 नवंबर के बाद या 30 नवंबर तक। ठीक है, जो इल्लीगल VPN, अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा पहले कि लीगल और इल्लीगल क्या मतलब इनमें फ़र्क क्या है? लीगल कौन से हैं और इल्लीगल कौन से हैं, ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें अगर आप डिफरेंस बता दें इनमें। तो आपने VPN ऐसी जाके फ्री में इस्तेमाल कर लिया जाके, और आप अगर उससे कोई फ्रॉड करती हैं फाइनेंशियल, तो मैं आपको ट्रेस नहीं कर सकता कि वो ना वाइट लिस्ट मतलब हुआ है, रजिस्टर्ड VPN होने चाहिए रजिस्टर्ड जी। तो इसी तरह से अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई में 2 मिलियन दिरहम का फाइन है अगर आप इल्लीगल VPN इस्तेमाल करते हैं। लोग करते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता तो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल VPN से करते हैं। बट वहाँ पे जो VPN है, या हमारे जो हमसाया मुल्क है और भी जगहों पे, वो VPN वाइट लिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ताकि उसको ट्रैक भी किया जा सके। और इस वक्त गवर्नमेंट जो है, इदारे ये कह रहे हैं कि आप सब अपनी IPs को वाइट लिस्ट करवाएं, VPN को रजिस्टर्ड करवाएं। हाँ, उन्होंने डेट जो दी हुई है वो बहुत
करीब की दी हुई है, जिस पे हमारी बात चल रही है कि उसको एक्सटेंड किया जाए या मोबाइल नंबर से भी उसको लिस्ट किया जाए। तो ये एक इश्यू है, ऑब्वियसली इससे नुकसान बिल्कुल होगा, आप सही कह रहे हैं। बट अभी अभी हमें कैंपेन ये चलानी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीपीएन्स को रजिस्टर्ड करवाएँ और हम पेड वीपीएन का इस्तेमाल करें, इलीगल वीपीएन का ठीक इस्तेमाल है। ना अच्छा करें। तुफैल ये भी बताइएगा कि ये जो ओवरऑल इंटरनेट की करते सुस्त रवि है उससे कितना नुकसान हो रहा है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि हम तो पहले ही माशी ज़बूहाली का शिकार हैं। तो अगर आपकी बात हो सकी हो, क्या कोई आपको टाइम फ्रेम दिया गया कि इतने अरसे के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी? देखिए, इंटरनेट वाज़ वर्किंग फाइन फ्यू डेज़ अगो। अभी रिसेंटली आपको पता है कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कल से इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू कराची के अंदर भी है, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इस चीज़ पे भी कंडेम करता हूँ कि धरने और ये जो भी कुछ होता है, ये भी बंद होने चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता इदारे किस वजह से इंटरनेट को बंद करते हैं, बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। अगर एक राइडर है, वो डिलीवरी करके अपना कमाता है रोजगार और उसका सारा, मैं और आप तो चलें फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, बट एक राइडर बाइकिया का या किसी और इदारे का वो इंटरनेट के थ्रू ही डिलीवरी कर करके कमाता था, तो वो तो उस दिन नहीं कमा पाएगा जिस दिन इंटरनेट बंद हो। बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तुफैल साहब, अगर हम बात करें वीपीएन की बंदिश की और रजिस्ट्रेशन की, तो ये कहा जा रहा है, एक आम तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जो जब रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगे वीपीएन, तो आपका जो डिवाइसेस हैं, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये चीज़ें आपकी कंप्रोमाइज हो जाएंगी। तो क्या ऐसा भी है कि आपके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो हर तरह का चेक रख सकती है, आपके जो डिवाइसेस हैं वो कंप्रोमाइज हो सकती हैं? कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होंगी ऑब्वियसली, बट मैंने आपको बताया कि मैंने खुद भी स्टडी किया है और मैं दुबई में भी बहुत काम करता हूं, तो मैंने देखा है कि मैं आपको सऊदीया की भी एग्जांपल दूं, 5 लाख रियाल का वहां पे फाइन है लीगल वीपीएन इस्तेमाल करने पे। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है ये कह रही है, इस वक्त जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में मेरी मीटिंग हुई है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाशा जो आईटी कंपनीज की एसोसिएशन है, सब बैठे थे उसमें, और उसमें ये बात हुई थी कि जिनके पास वीपीएन नहीं भी हैं तो वो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू करवा लें। तो देखें, इस वक्त सिर्फ इलीगल वीपीएन बैन होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इलीगल वीपीएन अगर आपका रजिस्टर्ड, आपका इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। अगर आपकी आईपी वाइट लिस्ट है पीडी से, इलीगल यूज की और लीगल यूज की, और ये सारा सॉरी दोबारा बताएंगे? हमारे मुल्क में कितनी तकरीबन रेशो होगी जो इलीगल यूज कर रहे हैं या लीगल यूज कर रहे हैं वीपीएन? बहुत ज्यादा है। अभी तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये मैं आपको बताऊं ना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट लोगों को ये पता ही नहीं है। जैसे आप बता रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज होगा, लोग ये सोच रहे हैं हम रजिस्टर कराने जाएंगे हमें कोई फीस देनी होगी, बट ये सोच जो है इसको, हालांकि आप देखें प्रेस रिलीज पीटीए की, हमारी अपनी पाशा की, ये सारी बहुत सी दफा रोटेट सोशल मीडिया पे भी हुई है, अखबारों में भी हुई है, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी इसका जिक्र किया है कि आप वाइट लिस्ट कराएं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन्होंने और आसान करते गए, इवन के 9 AM से 9 PM तक उनका कॉल सेंटर भी चल रहा है इसी वजह से, ताकि वो फैसिलिटी। बहुत शुक्रिया तुफैल अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं कि वीपीएन को इस वक्त उनको चैनलाइज किया जा रहा है कि लाइसेंस वीपीएन का इस्तेमाल कीजिए, ये इससे बेहतरी आ सके और इंटरनेट की सुस्त रवि का खात्मा हो। ये फायरवॉल्स की तनसीब की वजह से आम यूज़र परेशान हो रहा है, इसका खात्मा मुमकिन हो सके। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। अच्छा, वेलकम बैक। और बात हो जाए पाकिस्तान को कुदरत ने बहुत से नामवर और मारूफ गुलकारों से नवाजा है, जिनमें से एक मशहूर नाम है सलीम रज़ा का भी, और उनके गाए हुए जो गीत हैं आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। बिल्कुल जी, माजी के मारूफ गुलकार सलीम रज़ा को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत चुके हैं। मरहूम की बरसी आज मनाई जा रही है, और आपको बताएं कि उनकी पुरसोस और सहर अंगेज़ आवाज़ जो थी वो आज भी हमारे कानों में। कुछ गीत अपने नाज़रीन को भी सुनाते हैं उनके खूबसूरत गाने जो कि आपको माजी के झरोकों में ले जाते हैं। कुछ बात हो जाए, एक लंबी और एक छोटी खातून जो दुनिया की सबसे ज़्यादा है, उनकी मुलाकात हुई है। कुछ लोग तो बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग बहुत हाइट में छोटे होते हैं, तो जो अब तक की दुनिया में लंबी तरीन खातून और फिर छोटी तरीन खातून जो है उनका आपस में सामना करवाया गया, उन्हें मिलवाया गया है, और 20वीं सालाना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी शामिल किया गया है। तो लंदन में पहली बार दुनिया की सबसे लंबे कद वाली और सबसे छोटे कद वाली खवातीन ने मुलाकात की है।
बिल्कुल। और रुमेसा गैलगी एक 27 साल तुर्क वेब डेवलपर और भारतीय अदाकारा ज्योति अमगेदी सावा ने लंदन के एक होटल में मुलाकात की और आप देख सकते हैं इस मुलाकात का अहवाल। दोनों ही एक दूसरे को देख के खुशी का इजहार भी कर रही हैं और हैरत में भी मुब्तला हैं। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने तरह तरह के इंसान बनाए हैं जिनकी किसी की मुनफरिद अंदाज में आप देखते हैं कि आवाज़ डिफरेंट है, किसी की शक्ल सूरत डिफरेंट है। और ये जो दो ख़वातीन हैं ये दोनों को एजाज़ ये हासिल है कि एक दुनिया की तवील क़ामत है और दूसरी छोटी कद वाली हैं। बिल्कुल जी। और ये मुनफरिद इन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया है, लंबे कद का और छोटे कद का। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर और कुछ बात हो जाए ख़वातीन पर तशद्दुद के आलमी दिन की। आज दिन है ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए अवेयरनेस का, लेकिन उससे पहले एक खातून का कारनामा आपके साथ शेयर करते हैं। एक कैनेडियन दादी हैं जिन्होंने आलमी रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 1575 पुशअप्स लगा के, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। जी हाँ, 59 साल ये खातून है जिनको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि 59 साल की है वैसे। बिल्कुल जी। और ये एक ताज़ा वाक़या है कनाडा में जो पेश आया है। एक धेड़ उम्र खातून जिनकी उम्र बताई जा रही है 59 साल, मतलब 60 साल ही आप कह लें। और इन्होंने 1 घंटे में 1575 पुशअप्स लगाकर अपना दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो हमारे यहाँ जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो चलने फिरने से कासिर हो जाती हैं 50 के बाद। और ये हमारी माएँ 40 के बाद 50 के बाद ही वो कहना शुरू कर देती है कि अब हमारे जॉइंट्स पेन शुरू हो गया है और हमारी कमर दर्द नहीं जा रही है, हम लोग खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा देर चल नहीं सकते। तो उनके लिए ब्लड प्रेशर, शुगर मिसाल भी है, तमाम ख़वातीन के लिए मिसाल हैं। और यकीनी तौर पे अगर आपकी डाइट अच्छी हो, अगर आपके अंदर हिम्मत और हौसला हो, तो फिर आप इस तरह के रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड बनाना वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। आप रिकॉर्ड ना बनाएं, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और आप अगर तंदुरुस्त होंगी, सेहत व तवाना होंगी, तो फिर अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का भी सबका ख्याल रख पाएंगी। तो ये हमें जवानी से ही ख्याल रखना शुरू करना चाहिए, ना कि बुढ़ापे में जब हमारे जॉइंट्स जो है वो पेन का शिकार हो जाए और हम लोग बिल्कुल चलने फिरने से कासिर हो जाएं। उस वक्त तमाम एहतियातें जो है ना, तदाबीरें नाकाम रहती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं जी और आज की बात कर लेते हैं कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़वातीन पर तशद्दुद का। ये आलमी दिन रहा है और इसके हवाले से खात्मे का बिल्कुल। और तशद्दुद होता क्यों है? ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले मर्द हज़रात ही होते हैं। मैं तो इशारा करके आप बता रहे हैं आप मर्द है, इसलिए मैंने मर्द सख्ती से खिलाफ बात की है। आप बिल्कुल, मैं भी इसकी सख्ती से इसके खिलाफ। आपने ये कहा ना कि तशद्दुद करने वाले होते हैं ये मर्द, इससे लगा ये जिस तरह आप मेरी तरफ हालांकि सॉरी जुनैद अगर आपने माइंड किया इस बात का, लेकिन मैं मोमी जो रवैया है वो मर्द हजरात की जानिब से ये होता है, जिसकी वजह से इंसानी हकूक़ की जो संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों के ऊपर बड़ी हमने करारदादें पास होती देखी हैं पाकिस्तान में भी। बिल्कुल। और 32% एक बड़ा फिगर है, तशवीशनाक है, लम्हा फिक्रिया है तमाम मर्द हजरात के लिए। बुनियादी तौर पर जो गैरत के नाम पे हम देखते हैं कत्ल हो गए या तशद्दुद हो गया, वो गैरत नहीं, वो बेसिकली बेगैरती उसको अपनी कमजोरी कहा है इसको। आप इसके ऊपर अमरीन अजायब साहिबा कारकुन हकूक़ निस्वां की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं बेदारी की, आपको वेलकम कहते हैं अमरीन साहिबा। अवेयरनेस तो यकीनी तौर पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो फिगर है ये भी अलार्मिंग है। 32% जो खातीन हैं वो तशद्दुद का शिकार होती हैं। क्या क्या मुहर्रिकात हैं? 85% ये भी हैं जो डिजिटल तशद्दुद का शिकार होती हैं। ये भी रोशनी डालिएगा कि डिजिटल तशद्दुद क्या है। दूसरा जिस्मानी तशद्दुद जिसकी बात जुनैद कर रहे हैं, जिसके दादोशुमार तकरीबन 32% खवातीन है पाकिस्तान के अंदर। जी बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर बात की, क्योंकि जो औरतों पर तशद्दुद के बारे में पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की आरा पाई जाती हैं, उसमें औरतों को ही मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है बात करना। जो आप 32% तशद्दुद की बात कर रहे हैं, ये शायद ओवरऑल एक एवरेज हो। मैं आपको तशद्दुद की मुख्तलिफ अक़साम की एवरेज अगर बताऊं तो पाकिस्तान में हर 5वीं बच्ची की शादी कम उम्री में हो जाती है, यानी 18 साल से कम उम्र में उसकी शादी हो जाती है। इसका मतलब है कि वो एक जब तैयार ही नहीं है और वो एक ऐसे सिचुएशन में जाने के जाती है। फिर पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक रेप रिपोर्ट होता है और ये सिर्फ रिपोर्टिंग केसेस हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान में जो घरेलू तशद्दुद है उसके लिए तो पाकिस्तान में कानून ही सिवाय सिंध और पंजाब के कहीं और कानून नहीं है। सो
जब कानून नहीं है तो वो किसी किस्म का जो घरेलू तशद्दुद है जो घर के अफराद की तरफ से होता है वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकती। किसी तरह के कानून जिसमें वो उसकी पैरवी कर सके और उससे इंसाफ हासिल कर सके। तो ये वो वाले मसाइल हैं जिसमें बहुत सीरियसली हुकूमत पाकिस्तान को और हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और मीडिया उसमें यकीन अहम किरदार अदा करता है। तो ये वाली साइड है जो बड़ी अहम है। वजूहात जरा अमरीन साहब अगर आप रोशनी डाल सकें, कहाँ फॉल्ट कहाँ पे है? क्योंकि हमारा मज़हब, हमारा दीन तो सख्ती से मुमानत करता है, ख़वातीन के, बच्चियों के, औरतों के हुकूक की बात करता है, तो फिर ये मसला कहाँ पे पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर मुल्क में अनफॉर्चुनेटली दीन को भी सिर्फ अपने मफाद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई कानून रोकना होता है बनने से तो वो उसमें दीन की कोई अजीब सी इंटरप्रिटेशन लेके आ जाते हैं जिसके तहत कानून नहीं बनता। इसी तरह से जो लोगों का रवैया है, पैट्रियार्की है। आप ये देखें कि लैंड इनहेरिटेंस दीन इजाजत देता है, लेकिन फौरी तौर पर हम कहते हैं हमारे यहाँ तो कल्चर नहीं है कि औरतें जो हैं वो अपना भाइयों से हिस्सा मांगें। जब वो हिस्सा नहीं मांगती, वो एम्पावर नहीं होती, तो उनके ससुराल में उनके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाती। बिल्कुल सही। हमारे पास बेदारी में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ औरतें मार पीट के इससे तंग आकर तलाक लेना चाहती होती हैं, लेकिन आगे कोई रास्ता, क्योंकि हुकूमत के भी जो सिस्टम्स हैं उनमें भी कोई सस्टेनेबल मेन स्ट्रीम करने के कोई सिस्टम्स नहीं है कि अगर एक खातून शादी तोड़ना चाहती है या अपनी मर्जी का कोई फैसला करना चाहती है तो उसके बाद वो उस तशद्दुद से बाहर निकलना चाहती है। अमरीन साहिबा, जिस तरह जुनेद पूछ रहे थे कि इसकी वजूहात क्या हैं, कौन से ऐसे अवामल हैं जिसके पीछे काफिर माए मर्द इस हद तक क्यों जाता है कि वो औरत को तशद्दुद का निशाना बनाता है। हम अगर बात करें हमारे अपने ही मुल्क के अंदर तो आपने जो अदादोशुमार बताए हैं उसके हिसाब से हर दूसरी औरत जो है वो इस वक्त तशद्दुद का शिकार हो रही है। ख़वातीन रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। शहरों की भी बात करें तो ख़वातीन अपने सोसाइटी को, अपने घर वालों को, रिश्तेदार, हल्का अहबाब को, बच्चों को सोचते हुए चुप हो जाती हैं। तो मुहर्रिकात इसके पीछे क्या है? आखिर ये तशद्दुद की वजह ही क्यों पेश आती है? इसको रोकना तो चले बात से बात। बहुत बड़ी वजह ये है, इसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो हमारा पेदरशाही निज़ाम है, वो मर्दों को एक खास किस्म के रोल में बंद रखता है। यानी कोई अगर गैरत है, कोई जैसे आपने ऑनर किलिंग की बात की, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स अपनी बीवी या बेटी या बहन किसी भी खातून घर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता उसके किसी भी अपने मर्जी के रवैये पर, तो उसको सोसाइटी इतना ओवरबर्डन कर देती है कि उसके ऊपर एक्शन होना जो है वो उसके लिए मैंडेटरी बन जाता है। कमाई का बहुत बचपन से मर्दों पर असर, बहुत बच्चे की उम्र में कमाई का, प्रोटेक्शन का ये इमेज उस मर्द के दिमाग में डाल दिया जाता है। जब वो मर्द उस दिमाग के साथ अपने इर्द गिर्द खवातीन को देखता है तो वो खवातीन को अपने बराबर समझ ही नहीं पाता। वो ये समझ ही नहीं पाता कि जो खवातीन जो हैं वो उसके बराबर की कैपेसिटी रखती हैं, वो बराबर के काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर माएँ क्या करें, किस तरह से सोसाइटी को सुधारें और इस तरह के मर्द पैदा करें जो औरत की इज्जत करना सीखें, ना सिर्फ अपनी बेटी की या माँ की बल्कि अपनी बीवी की भी। पर मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन दोनों का, नॉट ओनली सिर्फ माँ बाप दोनों का ये काम है कि वो एक ऐसा रोल मॉडल बने लोगों के लिए कि वो उसमें अपना जो मुनासिब किरदार है वो अदा कर सके। रोल मॉडल बनने का मतलब ये है कि वो खुद ऐसे बिहेवियर रखें कि बच्चे उसको ऑब्जर्व करें। बहुत सारी जगहों पर वायलेंट माँ बाप के बच्चे भी वायलेंट होते हैं, बेटे वायलेंट होते हैं और बेटियां जो हैं वो बहुत सबमिसिव हो जाती हैं, जुल्म सहना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहूंगी कि सिर्फ बेटों के नहीं, आप बेटियों को एक इक्वल ह्यूमन बीइंग के तौर पर अगर आप ट्रीट करें और उसको बताएं कि तुम्हें अगर कोई मारे तो किसी को हक नहीं है तुम्हें मारने का और तुम हमारे पास वापस आ सकती हो। उस पर जो स्टिग्मा है सारे के सारे कि अदालतों में जाने वाली औरतें बुरी होती हैं, कानून पे के खिलाफ जो लोग औरतें जो हैं वो जुबान चलाती हैं वो बुरी होती हैं, तो आर्ग्यू करना तो बुरा नहीं है। सो आर्ग्यू करना दिखाया जाए कि एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट क्या होता है। लेकिन अमरीन साहब, ये जिम्मेदारी फिर सबसे पहली तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि पेरेंट्स की है, फिर असातिज़ा की है, और सिर्फ बच्चियों को ही नहीं दबाव का शिकार बनाना बल्कि बच्चों को उनकी इज्जत करना भी सिखाना है और बच्चियों को ये समझाना है कि आपने अपने हक के लिए मुनासिब तरीके से डिबेट, बिल्कुल जिस तरह आप कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन वो मुहर्रिकात पैदा नहीं कर रहे हैं कि डेड एंड पे चीज़ों को ले आएँ और वो फिर रिश्ते की खराबी का बायस बने और आप पे तशद्दुद का बायस बने।
फिर हमारी तालीम की पॉलिसी देख लें, हमारा जो सिलेबस है वो पूरे के पूरे वो जेंडर रोल्स को फर्दर स्ट्रेंथन करता है। कोई बहादुर औरत वो होगी जो एक घरेलू मतलब मुस्तकिल उस तरीके से काम कर रही होगी जो जेंडर रोल्स हैं। हमें उनके रोल मॉडल्स को हाईलाइट करना है कि बहादुर सियासतदान कौन थी, बहादुर पायलट कौन है, कौन अगर कोई शहर की औरत बच्ची जो है वो पायलट बन सकती है तो गांव की क्यों नहीं बन सकती। साइकिल चलाना लड़कों के लिए अच्छा है तो लड़कियों के लिए क्यों अच्छा नहीं है। मतलब ये सारी वो चीजें हैं जिनमें अगर आप बच्चों को तालीमी निजाम में ये सब लेके आए। अम्बरीन साहिबा, कितना वक्त लग जाएगा हमें ये, क्योंकि अब हम अगर अपनी सोसाइटी को देखें तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है कि लगता है कि साल हा साल लग जाएंगे हमें इसमें बेहतरी लाते लाते। हमारी अगली जनरेशन जो हैं शायद उनमें कोई बेहतरी देखने में मिले, तो कितना वक्त हमें दरकार है इसको सुधारने में? जी, मेरा ख्याल है अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, अभी तक तो मुझे लगता है हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, हम उन्हीं रोल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, मसलन अगर मीडिया पे जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं उनमें औरतों को टिपिकल जेंडर रोल्स और सबमिसिव औरतें और अच्छी औरतें वाला साइड ना दिखाएं, बल्कि उनको एक बहादुर स्टैंड लेने वाली औरतों के रोल्स दिखाएं। इसी तरह से जो स्कूल और सिलेबस है, टीचर्स हैं, वो रोज उनको मॉडेस्ट और सबमिसिव होना ना सिखाएं बल्कि अपने हक के लिए लड़ना सिखाएं। बहुत शुक्रिया अमरीन अजायब साहबा। बातें जितनी भी आपने की हैं दुरुस्त की हैं और सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ख़वातीन को अपने हक के लिए बात करनी होगी तहजीब के अंदर रहते हुए महज़ब अंदाज में, और पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करनी होगी ताकि वो ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखें और उनको जो उनका जायज़ हक है, मकाम है, वो देने के लिए बेटियों और बेटों को बिल्कुल एक ही जैसे मकाम पर रखें और उनकी तरबियत एक ही तरीके पर करें, एक ही उनके लिए। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए एक अदाकारा की एक्सरसाइज की जो कि लोग पार्क्स में अमूमन करते हैं, जिम्स में करते हैं। उन्होंने एक फ्लाइट के अंदर दौरान परवाज़ एक्सरसाइज की है जिस पर काफ़ी उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जिम्स के अंदर, पार्क्स के अंदर ये एक्सरसाइज होती है। मेक्सिको की मशहूर अदाकारा है फिटनेस इंस्ट्रक्टर बारबरा दी रेगल, जिन्होंने हवाई जहाज़ के अंदर ये कारनामा सर अंजाम दिया। जी बिल्कुल जी, और इनकी ये वीडियो आप देख सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से फ़्लाइट के अंदर ही शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर अभी वो बड़ी तनकीद की ज़द में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा ने जहाज़ में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की हैं और फिर जैसे स्क्वाट है, जंप है और दीगर हरकत उन्होंने इसमें दिखाई हैं। तो उसके बाद ये काफ़ी फ़नी भी लग रही हैं और 35 घंटे का मुसलसल सफ़र हो और फिर आप थक जाते हैं। ये जो है मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता था इतने लंबे सफ़र के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप अपने बच्चों के कद को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स इसको लेके परेशान होते हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और अभी का हमारा जो टॉपिक है आप सबके देखने और सुनने वाला है, क्योंकि ये तमाम मसाइल जो हैं ये हर घर में मौजूद है। खासतौर पे माएँ गौर से सुनिए, माएँ भी, बाप भी, थोड़ी जिम्मेदारी बाप की भी, फादर की भी बनती है, तो बाप भी सुने तौर पे जी, तो वहाँ पर सुने। और क्योंकि बच्चे को बड़ा करना, काम छोड़ दें और आप ये सुने इशाल ने कह दिया तो आपने इस पे अमल करना है। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है बच्चे को बड़ा करना। तो उसकी हाइट बड़ी हो रही है या छोटी है, उसमें किन चीज़ों की कमी रह गई है, ये भी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो जी आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि बच्चों की जो हाइट्स हैं वो क्यों नहीं बढ़ती हैं, हम अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करें, बच्चों को क्या क्या खिलाएं जिसकी वजह से उनकी हाइट बेहतर हो सकती है। कुछ तो लोग जो है वो छोटे रह जाते हैं, उनका किसी ना किसी वजह से होता है, वो बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हाइट्स जो वैसे रुक जाती हैं। तो वो क्या मुहरकात होते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं। आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत। आपको वेलकम कहेंगे आयशा एक बार फिर से पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये बताइएगा कि क्या वाकई में अच्छी डाइट के साथ या उम्मीद तौर पर हम देखते हैं माएँ कहती हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लटकें, तो क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हाइट में या फिर जेनेटिक होता है मामला सारा? बिल्कुल, लार्जली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। लार्जली मतलब बहुत सारी चीज़ों से, मतलब इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। जो ये हाइट वाला मसला है ना, कि कद रुक जाना, कद लंबाना, एक सर्टन एज होती है लड़कियों और लड़कों में जिसमें काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि शायद 10 साल के बाद नहीं बढ़ती, या ये भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि jैसे आपके बाप दादा की किस हद तक, किस एज, साइंटिफिकली क्या एज क्या है कद बढ़ने की? आइडियली इट इज़ लड़कों में कोई 16-17 साल तक, लड़कियों में 10-11 साल तक।
ठीक है, Okay. मतलब 10-11 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती लड़की? उसके बाद प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ पे आपकी डाइट का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। ग्रोइंग एज में जैसे अब शुरू से हम क्यों बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि आप अच्छा खाना खिलाएं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखें, विटामिन्स को ऐड करें। कौन से विटामिन्स मैं उसकी तरफ आती हूँ, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ये वो माइक्रो मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बोन मिनरल डेंसिटी में, जिसे हम BMD भी बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आप एक सर्टेन एज के बाद लेते हैं ना, उनका वो असर। ये सारी चीज़ें जिनका आपने तज़किरा किया, ये किन किन ग़िज़ाओं में पाई जाती हैं नेचुरली? अच्छा, ये तो हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और फिर जो ऑन द अदर हैंड है प्रोटीन। प्रोटीन की पहले मैं बात करती हूँ क्योंकि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है। बीन्स में बहुत अच्छा है, दालों में बहुत अच्छा है, चिकन में बहुत अच्छा है, अंडे में बहुत अच्छा है, फिश जैसे आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सर्दियों में फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो फिश बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप, वही बात है कि बच्चों का टेस्ट शुरू से डेवलप नहीं। एक चीज़ है कि हम लोग क्या स्टार्ट में ही बच्चों को विटामिन्स पर ले जाएं या फिर हम डाइट से ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं? नहीं, अगर हमने विटामिन्स में लेके जाना है तो वही बात है, डाइट का तो रोल ख़त्म हो गया। हाँ, अनलेस गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है बच्चा, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ, कोई इन्फेक्शन लगा, कोई बैक्टीरियल, वायरल, फिर वो एक अलग बात है कि उसको खाना हजम ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अक्सर आपको पता है जो टॉलरेंस नहीं होती बच्चों में कुछ न्यूट्रिएंट्स, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चे होते हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंट बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको वीट वाली प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होती, रोटी और दूध खास तौर पे, एक ये शक्कर है जो दूध में पाई जाती है। सीरियल्स और सप्लीमेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज क्लेम भी करती हैं कि उससे हाइट बढ़ती है, क्या उससे बाकी हाइट बढ़ती है? या अच्छा, आई वोंट नेम द ब्रांड्स दो या उस तरह से। अच्छा, ये क्लेम भी वही बात है कि ये एक मिथ है, एंड टू ब्रेक द मिथ कि ठीक है आप एक हद तक तो उससे कर लेंगे, लेकिन एक अर्ली अगर एजेस में स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर खाना ठीक नहीं है, उसकी अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है, उसकी जेनेटिक्स ठीक नहीं है, तो वो that won't be of any use. आयशा, चिकन की वही बात कि अगर कहीं पे किसी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज हुआ बच्चा किसी बीमारी की वजह से, उसके न्यूट्रिएंट्स वो एक सप्लीमेंट पूरी करने में जो भी ब्रांड है वो मदद कर सकता है, क्योंकि हैं तो उसमें भी मिनरल्स एंड वाइट। आयशा, समटाइम बच्चा बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो बीमार रहता है और बार बार मेडिकेशन पे जाता है, तो उसकी हाइट रुक जाती है, उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। जाहिर है वो उसके ऊपर डाइट जो है वो जिस तरह से बिल्कुल वो उस तरह से असरअंदाज नहीं हो पाती है। उस बच्चे की मेडिकेशन लेने की वजह से, बार बार बीमार रहने की वजह से, उसके ऊपर सप्लीमेंट्स या जिस तरह से ये मेडिसिन हैं कि हाइट बढ़ा सकती हैं, वो असरअंदाज हो पाएंगी क्योंकि वो जेनेटिकली उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों टॉल हाइटेड हों, बच्चे में वो आप देख रहे हो। अक्सर ये ट्रेंड भी देखा होगा आपने कि क्या होता है कि माँ और बाप दोनों टॉल हैं, ठीक है। बच्चे अक्सर उनमें से अगर दो बच्चे टॉल हैं तो एक बच्चा कॉम्प्रोमाइज है, उसमें भी अगेन बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ समहाउ असरअंदाज कर भी सकती है, शायद नहीं भी कर सकती। तो सारी चीज़ें टू बी ऑन द सेफ साइड इनकॉर्पोरेट की जाएं, यानी अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी जेनेटिक्स तो चलें जो आपकी हैं, अब उनको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी आबो हवा ठीक है, नीट एंड क्लीन खाना है, सारे वाइटल्स को अगर हमने इनकॉर्पोरेट, स्लीप पैटर्न आपका एग्जैक्टली ना, लाइफस्टाइल में अगेन हमारे यहाँ पे वही बात है कि शुरू से ही बच्चों को चिप्स और पापड़ और फालतू चीज़ों पे हम लगा देते हैं और उनका जो बहुत एक मेजर चंक है वो मिस हो जाता है, ठीक है। लंच बॉक्स हेल्दी की हम बात करते हैं, वो क्यों है? अगेन उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिसमें प्रोटीन का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अब देखें कितने बच्चे ऐसे जो गोश्त नहीं खाते, फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन है, ठीक है, या जो पेरेंट्स वेजिटेरियन है, इसका क्योंकि मेरे क्लाइंट्स अक्सर जो क्लिनिक पे आते हैं 2-3% ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स गोश्त नहीं खाते बिकॉज दे आर वेजिटेरियन। अब देखें कितना मेजर हिस्सा B12 का गया, क्योंकि B12 मिलता ही गोश्त से, प्रोटीन का गया। अब वो ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड कर रहे हैं ना। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं, क्या लटकना भी उसी में आता है? क्योंकि बहुत सी माएँ होती हैं वो बहुत फोकस करती हैं, बच्चों को जोर भी देती हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लटको, तो लटकने का फ़ायदा होता है? बिल्कुल होता है। लटकने एक सर्टन उसकी डायरेक्शन है, जैसे आई विश आई कुड हैव दैट एक वो स्टिक सा होता है, रॉड इसके जो कि एग्जैक्टली एक रस्सी सी टांग के एक जगह पे, ठीक है,
जैसे वो शेंडलियर्स होते हैं लटकने वाले, उस शेप में, जस्ट टू हैव एन आइडिया। अच्छा, डायरेक्ट आप आर्म्स के साथ अपने आप को वो नहीं कर सकते हैं इसमें अगेन अंडर सम सुपरविजन, ऐसे नहीं बच्चे को आप छोड़ दें। उसमें आप मेरे पास काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको मैंने ये रेकमेंड कभी किया, जो एक दो और एक्सरसाइजेस के साथ। उसमें क्या हुआ कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि देखें ना आपका मसल बढ़ता है, ठीक है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी के ऊपर ये चीज़ अफेक्ट करती है, तो डेफिनेटली आपके जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वो खुलते हैं, हड्डियाँ खुलती हैं, उनको स्पेस मिलती है। तो एक्सरसाइज बिल्कुल एक इसका पोर्शन है, काफी हद तक दिस इज ऑल्सो ऑफ एन इम्पोर्टेंस, ठीक है। अच्छा, हमारे लटकना भी इस तरीके से कि आपने सिर्फ लटक नहीं जाना, उसमें पुशअप्स जैसे हम करते हैं, लटक के थोड़ा सा ऊंचा होने की कोशिश करनी है। एग्जैक्टली। सर्टन, लेकिन सुपरविजन में आप ऐसे बच्चे को रॉड लगा के नहीं दे सकते, खतरनाक भी हो सकता है। हम लोग ये कहते हैं कि डाइट बेहतर करें, उसमें चिकन भी ऐड करें क्योंकि वो भी हमें प्रोटीन देता है, लेकिन जो इस वक्त हमारे यहाँ चिकन यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बच्चों को एक तो बहुत जल्दी बड़ा कर देता है, बच्चियों को ब्लोगत तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर हम उससे प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अच्छा, आपके लिए ना इट वुड बी अ सरप्राइज टू यू कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये मिथ है, ये बिल्कुल एक मिथ है जिसमें मैंने कभी भी टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ा, कोई रिसर्च नहीं पढ़ी जहाँ पर इसका कोई अमल दखल हो, या इवन वो जो देसी और विलायती मुर्गियाँ और अंडे का भी कोई अमल दखल हो। हाउएवर, उसको तो चले, एक चीज़ अलग है, जो अर्ली प्यूबर्टी की बात है ना, ये भी टोटली आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है, और इससे जो हाइट को मंसूब किया जाता है, ये भी एक गलत चीज़ है कि आप बच्ची बालग हो गया उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट रुक जाएगी। हाँ, ये भी एक गलत चीज़ है, बिकॉज आई हैव सीन जो 10-10 साल 9-9 साल की, अब अरब ममालिक में आप देख लें, वो दे आर वेरी टॉल लड़कियां, लड़के, और उनकी प्यूबर्टी रिलेटिवली वो जल्दी उसको पहुंचते हैं। इसमें डाइट का समहाउ बिल्कुल रोल है, जो अर्ली प्यूबर्टी का समवट, जिसमें वो कहते, आपने सुना होगा कि गर्म चीज़ें खाने से और वो यू नो, लेकिन उसका अमल दखल सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि प्यूबर्टी तक। अच्छा, हम लोग देखते हैं हमारे पाकिस्तान में ये मसाइल क्यों हैं, या हमारे हमसाय मुल्क में होंगे, भारत में होंगे, हम देखते हैं ये वाले कि हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप लोग सप्लीमेंट्स ले लें, हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप ये वाला सिरप पी लें, हाइट नहीं बढ़ रही तो आप ये करें। दीगर ममालिक में हम देखते हैं वहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज़ होने चाहिए, वहाँ पर ऐसे मसाइल नहीं हैं, गोरों को नहीं है, शायद अरब कंट्रीज़ के लोगों को नहीं है, या फिर हम लोग यहाँ पे मेन साइकी के साथ खेलते हैं, हम लोगों के लोग हाइट्स को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, लोग कलर को लेके बड़े कॉन्शियस हैं। एक अच्छा और आसान जवाब है डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी पीपल, इवन एजुकेटेड लोग भी, यू नो, एजुकेशन इज नॉट जस्ट दैट हैविंग अ डिग्री और समथिंग। एजुकेशन वो है जिससे आप अहल है कि कोई चीज़ आपके सामने आई और आप कितनी आपके अंदर सलाहियत है कि आप उस चीज़ को एक दफ़ा पढ़ के अपनी तस्दीक करें ना। देखिए, अकल माल करनी चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ एम्बिगुइटी है, कुछ है, यहाँ पे कम्प्लीटली ये डिस इन्फॉर्मेशन, और फिर कोई भी जाकर कुछ भी बोल देता है। अब मसला यहाँ पे ये भी नहीं है, हर किसी की रिसर्च डिफरेंट हो सकती है, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, प्रैक्टिस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबके साथ एक मसला नहीं हो सकता, इत्तेफाक किसी लोग के साथ हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरे पास भी जब लोग आते हैं कि बस कुछ ऐसा लिख दें कि जिससे ओवरनाइट ना हम पतले हो जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा बड़ा मसला है आजकल, या डायबिटीज रिवर्स, हमने अपनी डाइट सही नहीं करनी है, हमने अपना स्लीप पैटर्न ठीक नहीं करना, लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना। वो चाहे हमने सुन लिया कि जी वो जो मैंने तो फलाने बंदे को कहते सुना था कि सुबह में ना उठ के चिया सीड्स पी लिया करें और सारे मसाइल का हल वो है। अब चाहे ऑन द अदर हैंड हम पूरी रात जाग रहे हैं, गैजेट्स के ऊपर हैं, ठीक है, और हम मसाइल खुद के लिए खुद पैदा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक्स खा रहे हैं। अब बच्चों में भी हाइट को रोक देना क्या, अब देखें जंक है, जैसे इतना ज़्यादा ऑयल, इतना ज़्यादा फैट, इतने ज़्यादा कार्ब्स का इस्तेमाल करा के, वो जो चीनी है, चीनी बिजाते खुद एक बहुत बड़ा रेट है, ठीक है, विटामिन्स को वो हिंडर करेगा। अब हमारे यहाँ पे कैल्शियम की कमी भी बहुत बड़ा मसला है, विटामिन डी की कमी भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम धूप में उस तरह से आम तौर पे जिस तरह निकलना चाहिए निकलते नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं। बिल्कुल ठीक। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के आप अपने बच्चों के कद में इजाफा कर सकते हैं, और एक्सरसाइज ज़रूरी है। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए जो भी आप कर सकते हैं बैलेंस डाइट के जरिए वो मुमकिन हो सकता है। आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हम आगे बढ़ते हैं और फ़वाइद आपको बताते हैं जो नट्स आप खाते हैं मौसम सरमा में, क्योंकि सरमा की आमद है, और मौसम सरमा में जो आप नट्स आप यूज़ करते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा घर में यूज़ होता है वो है मूंगफली। तो इसका इस्तेमाल आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है जब सर्दी आती है, लेकिन अमराज से बचाने में ये कितना मददगार साबित हो सकता है ये आपको बताएंगे जुनैद।
जी हाँ, हार्वर्ड TH स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से तहकीक के मुताबिक हफ्तों तक रोज़ाना बताया गया तहकीक के ज़रिए कि 60 ग्राम के करीब मूंगफली खाना मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करने में मुमकिन तौर पर मददगार हो सकता है। तो अपनी डाइट का हिस्से से बनाइए और जो मौसमी बीमारियां हैं उससे आपका छुटकारा मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब आपको बताएंगे कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते इसीलिए शामिल करते हैं कि आप इससे कोई रहनुमाई ले सकें, किसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है, किसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से प्लान करना है, किसके लिए शादी इस हफ्ते या इस महीने हो सकती है और किसकी ज़िंदगी में बेहतरी आने जा रही है, किसके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। तो बताइए हमारे नाज़रीन का ये हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहला जो ज़ोडिक साइन है वो एरीज है और एरीज से शुरू करते हैं। एरीज के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एरीज वालों को इस हफ्ते अपने काम को लेकर बहुत फोकस करना चाहिए। ये हफ्ता बड़ा एनर्जेटिक और मसरूफ रहेगा एरीज वालों के लिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनको जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हफ्ता जैसे जॉब बिजनेस के हवाले से बहुत बेहतरीन हफ्ता हो सकता है। काफी एरीज वालों के लिए बहुत बेहतरीन जॉब या कोई प्रमोशन हो सकती है और उसके साथ साथ जो है वो कोई कारोबार अगर शुरू करने का इरादा है या ऑलरेडी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन टाइम, परफेक्ट टाइम नजर आ रहा है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो एरीज वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है टॉरस के लिए थोड़े मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। टॉरस में एक काम करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर कोई और काम पकड़ते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो टॉरस वालों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंस के साथ अपने उनका ये टॉरस वाले मिजाजन ऐसे होते हैं इनके सितारे के हिसाब से, या फिर आजकल इनका सितारा कुछ गर्दिश में है इस वजह से कुछ मुस्तकिल मिजाजी नजर नहीं आ रही? नहीं, गर्दिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन ना ही इनकी पर्सनालिटी टॉरस वालों की ट्रेड्स ऐसे नहीं है। टॉरस वाले तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और एक जगह पर लग जाए, स्टिक हो जाए तो वो काम जब तक कंप्लीट ना करें उनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन इस वीक की जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ टैरो कार्ड से, वो यही है कि कोई काम में इनका जैसे एक लॉन्ग टर्म काम नहीं कर रहे हैं। कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर काम करते हैं, फिर इस तरह की सिचुएशन है। इसी तरीके से रिलेशनशिप या लव लाइफ को भी लेकर सीरियस नहीं नजर आ रहे। काम में वही है कि सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। फिर अगर हम जेमिनाई की बात करें, जेमिनाई के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स ये हफ्ता फाइनेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट है जेमिनाई जोजा वालों के लिए। लेकिन बहुत सोच समझ के उन्होंने डिसीजंस लेने हैं। कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पैसों की लेन देन है, तो इन मामलात को बहुत केयरफुली उन्होंने डील करना है, वरना आपको कोई चीट कर सकता है, आपको कोई धोखा मिल सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है। बैरूनी मुल्क जाने के लिए अगर वीजा, इमिग्रेशन वगैरह इस तरह की सिचुएशन आपकी हो रही है, उसमें भी आपने बहुत केयरफुली किसी पे ट्रस्ट करना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। फिर अब हम कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के लिए वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी ट्रैवल का कार्ड होता है। ये टाइम कैंसेरियंस के लिए जो है वो ट्रैवल का बेहतरीन है। अगर कहीं मूव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी काम को लेकर अगर ट्रैवल कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस ही ऐसा है जो ट्रेडिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, उसके लिए बहुत जबरदस्त है। शादी का कार्ड भी हम इसको कहते हैं, तो कैंसेरियंस के लिए शादी के बेहतरीन मौके नजर आ रहे हैं। और अगर लोगों की दूसरी शादी भी हो सकती है, उन सब जिनकी पहले हो चुकी है उनकी दूसरी शादी के चांसेस भी हो सकते हैं। हाँ, अगर देखें अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है या कोई ऐसा मसला है, शादी कामयाब नहीं, जिनकी नहीं भी हुई भी वो भी इस वक्त तलाशी के बगैर भी तो हो सकती है, दूसरी शादी हो जाए। नहीं, जिनकी पहली शादी हुई है वो इसी को लेकर चले, उनका लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा। यानी कि आप कह रही हैं मसले के बगैर दूसरी शादी की तरफ नहीं जाना, आपने नहीं जाना चाहिए। ये आपका मशवरा था या फिर स्टार ये कह रहे हैं? ये वार्निंग है।
नहीं, एक ही शादी उनके लिए बेहतर है, उसी को लेकर चलें तो काफ़ी आजकल महँगाई का दौर है वैसे। तो अच्छा ये ब्रेकअप अगर किसी का हुआ है तो यहाँ पर मुझे रियूनियन भी हो सकता है। फिर अब लियो की बात करते हैं, लियो वालों के लिए स्टार का कार्ड है बेहतरीन, ये हफ्ता एनर्जी ज़बरदस्त है। होप्स एंड फेथ के मिरेकल्स हो सकते हैं इस हफ्ते, आपकी दुआएं कबूल हो सकती हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपकी जो विश करेंगे, जो ख्वाहिश करेंगे वो इंशाल्लाह वैसे इंशाल्लाह। और लेकिन आपने फेथ रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और उम्मीद अच्छी रखनी है, पॉजिटिव आपने सोचना है, तो आपकी जिंदगी में देखिएगा कितने मिरेकल्स होंगे। फिर हम बात करते हैं वर्गो की, और वर्गो वालों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे तलवार आती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल हफ्ता होगा वर्गो सुलह के लिए। हाँ, और आप थोड़ा संभल के रहिएगा क्योंकि तलवार नजर आ रही है। मैंने वार्न कर दिया जुनेद को। अरे उनको सुनते क्या मशवरे दे रही हैं। तो स्टार्ट कोई भी काम शुरू करते हुए आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, डिलेज हो सकते हैं, चाहे रिलेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे ट्रैवल हो। तो और सेहत को लेकर भी आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, हो सकता है आपको सेहत भी थोड़ी अप डाउन हो सकती है। हाँ, लेकिन ये कार्ड है, क्लियरिटी का कार्ड भी है कि आपकी बहुत सारी चीजों में, जिन चीजों में आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं उनमें क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है। जी, अब कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन एहतियात आपने लाजमी करनी, क्योंकि छुट्टी भी हो सकती है ना, अगर सेहत खराब हो जाए तो उसमें आपको सोलो करना पड़ेगा प्रोग्राम। बिल्कुल। लिब्रा मिजान की बात करते हैं, लिब्रा वाले जो हैं यहाँ पर भी बिगिनिंग कर रहे हैं, काम कोई उनका शुरू हो रहा है, कोई नई जॉब या कोई नया बिजनेस शुरू हो रहा है, तो ये बहुत एनर्जेटिक एनर्जी नजर आ रही है लिब्रा वालों की, और बहुत एक्साइटेड है किसी चीज को लेकर, अपने नए रिलेशनशिप कोई बन सकता है, उसकी एक्साइटमेंट हो सकती है, अचानक से घर में कोई मेहमान आ गए या कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, तो कोई एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई फाई रहेगा, और काम जो भी शुरू करेंगे बहुत जो पैशन के साथ कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, अकरब की यहाँ पर फूल की एनर्जी, यहाँ पे भी बिगनिंग्स नजर आ रही है कि अगर पास्ट में इनके बहुत प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, जॉब में इश्यूज थे, बिजनेस में इश्यूज थे, या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था स्कॉर्पियंस का, उनके लिए न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, एक नई शुरुआत नजर आ रही है। हाँ, स्कॉर्पियो नई शुरुआत नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो उस बुरे वक्त से गुजर कर और एक नई अपनी जिंदगी की इब्तिदा कर रहा है, नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और नई चीजें आपकी जिंदगी में, नए ऑप्शंस आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फिर हम सेजिटेरियस की बात करते हैं, सेजिटेरियस वालों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की लेन देन है, लोगों के साथ मीटिंग्स है, सोशलाइजिंग है, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं और प्रॉफिट हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत बिजनेस में कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, लॉटरी निकल सकती है, तो ये चीज है। कैप्रिकॉन के लिए हर्मिट की एनर्जी, कैप्रिकॉन के मामला थोड़े धीरे धीरे चलेंगे, स्लो चलेंगे, चाहे बिजनेस के कछुए की रफ्तार से हो, हाँ बिल्कुल कछुए की रफ्तार से स्लो चलेंगे। लेकिन कछुआ उनका लास्ट में जीत जाता है, अगर ये स्कॉर्पियन के लिए तो इस हिसाब से ये अच्छा हुआ। ऐसे ही है, तो मामला अगर थोड़े डिले आ जाते हैं कि चीजों में रुकावटें आती हैं तो आपने परेशान नहीं होना है। एनर्जी इस हफ्ते की कैप्रिकॉन की स्लो रहेगी, इनको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन इनके लिए बहुत अच्छी है। एक्वेरियस नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो जल्दी से मुझे कोई सफर नजर आ रहा है एक्वेरियस का, इस हफ्ते कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, और हो सकता है घर चेंज करें अपना, ऑफिस में चेंजेस नजर आ रहे हैं, घर में रेनोवेशन हो सकती है। और फिर ये कार्ड है कि कोई किसी एक और एक कोई आपको धोखा या चीट या कोई झूठ बोल सकता है, चाहे रिलेशन में हो, चाहे फाइनेंशियल मामलात में हो, इन सारी चीजों को लेकर आपको एहतियात करनी है। अब पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, सेहत मुझे सही नहीं लग रही है, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन नजर आ रहा है पाइसेस पे, या तो ये हफ्ता आपका इतना बिजी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि आप थक जाएंगे, थकावट का एहसास होगा, तो स्पाइसेस अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन्स भी हो सकते हैं, जॉब के बर्डन्स भी हो सकते हैं स्पाइसेस पे, या कोई ऐसा रिलेशन है जो बहुत बर्डन बन रहा है आपके लिए।
चैलेंज। तो ये बहुत शुक्रिया तारों का अहवाल, आशा। थैंक यू सो मच। उनसे हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जिसमें सालाना 1 अरब पाकिस्तानी कमाने का मौका मिले? यकीनन ऐसी नौकरी सब करना चाहेंगे जिसमें सालाना 1 अरब रुपए की पुरकशिश तनख्वाह और बॉस की टेंशन भी नहीं है। तो क्या आप करना चाहते हैं? बिल्कुल, हर कोई करना चाहेगा और ऐसी एक नौकरी है मिस्र में खाली। और अगर आप करना चाहते हैं तो इस नौकरी के लिए दरख्वास्त जमा करवाने में देर ना करें, भी दिलचस्पी होनी चाहिए। मिस्र के दूसरे सबसे बड़े शहर और सबसे बड़ी बंदरगाह है सिकंदरिया, जिसकी लाइट हाउस का शुमार दुनिया के 7 अजायब में होता है, जहां पुरकशिश नौकरी की जगह ये खाली है। तो अगर आप भी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फौरन कीजिए। ये लाइट हाउस कीपर की नौकरी है, हाउस कीपर की नौकरी है जी। और आप भी ज़रूर जाएं। और इसमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ अंधेरे के औकात में साहिल की जानिब आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों को रोशनी की मदद से रास्ता दिखाना है और उनकी निगरानी करना है और इन्हें ख़तरनाक चट्टानों से टकराने से महफूज रखना है। तो इस काम के लिए तकरीबन आपको 1 अरब पाकिस्तानी रुपए की वहाँ पे कोई भूत है, कोई जिन्नात है कि वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, नौकरी या फिर वो तन्हाई का शिकार इंसान? लेकिन आप देखें ना, इतने बड़े बहरी जहाज हैं जिनको आपने बचाना है कि वो किसी चट्टान से ना टकरा जाए। जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। तो अगर भूत प्रेत होंगे भी वहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इतनी पुरकशिश सैलरी नजर आ रही है तो आप जरूर जाएं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि मौसम क्योंकि बदल रहा है तो खद्दर वो पहना जाता है। यहाँ कमालिया का खद्दर बड़ा मशहूर है और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। और इसकी जो वजह शोहरत वो यही है कि एक तो ये गर्मी से भी बचाता है और दूसरा दिखने में भी खूबसूरत होता है। और सिकंदर आज़म के दौर से कबल आबाद होने वाली ये फैसलाबाद की तहसील है कमालिया, जहाँ का जिक्र कर रहे हैं जुनेद। खद्दर वहाँ पर बनता है और इसकी शोहरत जो है वो दूर दूर तक है। लोग इसको पहनते हैं। खालिस कुदरती कपास की रुई से ये धागा तैयार होता है जिससे खद्दर तैयार किया जाता है। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है, वो तैयार कीजिए। अब देखिए पहले आप। कपड़े की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी बनी नौ इंसान की। ज़माना कदीम की मुख्तलिफ तहजीबों से इंसान कपड़े का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कपड़े को जिंदगी का अहम बुनियादी हिस्सा तस्वुर किया जाता है। अच्छा लिबास किसी इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। कपड़े के वजूद से जुड़ी ऐसे शहर की तारीख जो सदियों पुरानी है। तंग गलियों, पुरानी इमारतों और सिकंदर आजम के दौर से कबल आबाद होने वाली फैसलाबाद की तहसील कमालिया को खद्दर के कपड़े से पहचाना जाता है। कमालिया शहर की शोहरत खद्दर और खद्दर कपड़े की शोहरत कमालिया से है। खालिस कुदरती कपास की रुई के सूती धागे से तैयार होने वाला ये कपड़ा अपनी पायदारी, बनावट और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान में खद्दर इंडस्ट्री कमालिया की पहचान है और कमालिया खद्दर की पहचान है। दूसरे ममालिक से भी जो दोस्त अहबाब को तोहफे दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कमालिया का खद्दर इस ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम के लिए बड़ा ही मुफीद है और इसे पहनिए और यकीनी तौर पे जो बनाने वाले लोग हैं उन्हें भी इसका क्रेडिट आता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रोमानिया के मिडिल स्कूल की, जहाँ पे मुर्गी और बतख की मदद से बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का एक जदीद तरीका इख्तियार किया गया है, जिससे बहुत पजीराई भी मिल रही है। और इस तरीक़ाकार का मकसद बच्चों में जानवरों के लिए हमदर्दी को फ़रोग देना है, तालीम के हसूल को बेहतर बनाना है और स्कूलों में बदमाशी का जो एक तरीक़ाकार चलता है उसको ख़त्म करना है। आप भी अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। ये एक नया मुनफरिद तरीका था जिससे बच्चों को राग़िब किया जाता है स्कूल जाने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।